इधर दाखिला लेकर मैं वकील भी बन जाऊंगा और इसी के साथ साथ आलिम भी बन जाऊंगा। और खैबर पख्तूनख्वा का उस्मानिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्या मदारिस के लिए मॉडल साबित हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को तालिबान से मुज़ाकरात में किन उमूर पर बातचीत करनी चाहिए, इसका ताजुन करने के लिए काबुल में 4 रोज़ा लोया जिरगा जारी है। लेकिन अफगान अमायदीन और तालिबान वो दोनों कब एक मेज़ पे बैठेंगे, इसके लिए फ़िलहाल कोई तारीख नहीं रखी गई। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान शख्सियात और तालिबान के दरमियान इस माह दोहा में मुज़ाकरात के इनेकाद में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान मदद की कोशिशें कर रहा है, लेकिन फैसला अफगानों को करना होगा। एक विजन को आगे लेकर जो इमरान खान कहते थे कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही हमारा मुस्तकबिल है, जंग हल नहीं है मसले का, उस पे ईमान रखते हुए हम मुकम्मल तावन दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन फैसला अल्टीमेटली किसने करना है? अफगानों ने करना है, मिल बैठ के करना है। अपने मुस्तकबिल के बारे में वो ही सोच सकते हैं। हम तो मददगार सहूलतकार बन सकते हैं, फैसले नहीं कर सकते। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन से माशी मवाक़े खित्ते में पैदा होंगे और पाकिस्तान का भारत के साथ भी बेहतर ताल्लुकात का इम्कान बढ़ सकता है। हमारी तमन्ना है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और उस अमन और इस्तेहकाम से हम मुस्तफ़ीद हों। अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसके बेपनाह फ़वाइद हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे मैंने कहा, रीजनल कनेक्टिविटी की राहें खुलेंगी, एनर्जी फ्लो शुरू होगी, ट्रेड शुरू होगी, नए रास्ते खुलेंगे, नॉर्थ साउथ कनेक्शन होगा, ईस्ट वेस्ट कनेक्शन के इम्कानात मुमकिन हैं। अब सोचना ये है कि हमने माजी में धंसे रहना है या मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मैं आज इनसे गुजारिश करने आया हूँ, आइए मिलकर मुस्तकबिल का सोचें। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान बातचीत मुमकिन बनाने और इस सिलसिले में पाकिस्तान से मदद हासिल करने के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद खित्ते के दौरे हैं, जहां उन्होंने काबुल और इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें की हैं और इस मौके पर जनूबी एशिया के लिए मावन नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स भी इस्लामाबाद में मौजूद थीं। आजकल जब मौशी राबतों की बात होती है तो सबसे नुमाया नजर आता है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, $1 ट्रिलियन का तरक्याती मंसूबा जिसका एक हिस्सा है सीपैक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से चीन मौजूदा और मुतवक्को पार्टनर्स को इतवाद में लेने की कोशिश कर रहा है और बीजिंग में होने वाला बेल्ट एंड रोड फोरम इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 37 मुल्कों के रहनुमाओं ने शिरकत की। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमरीका, इस मंसूबे में शरीक और शिरकत के ख्वाहिशमंद मुल्कों को खबरदार करते हैं कि इससे उनकी मईशत और अहम असासे खतरे में पड़ सकते हैं। असदुल्ला खालिद ने आज जानने की कोशिश की है कि ये एतराज़ात किस हद तक हकीकत पर मबनी है और चीन इनके रद्द अमल में क्या तब्दीलियां ला रहा है। कोशिशों के तौर पर देखता है और हालिया बेल्ट एंड रोड फोरम में अमेरिका और कनाडा समेत कई इत्तेहादियों की जानिब से शिरकत नहीं की गई। अमेरिका और कई मगरबी ममालिक की वार्निंग्स के बावजूद यूरोप से इटली पहला बड़ा मुल्क है जो इस मंसूबे में शामिल हो चुका। स्विट्जरलैंड इस मंसूबे में शमूलियत के करीब है। चीन को उम्मीद है कि और भी कई ममालिक इस मंसूबे में आने वाले दिनों में शामिल होंगे। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया भर में अस्करी अखराजात आज 3 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर हैं और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां दिफाई अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। ये नताइज हैं दिफा और असलहे पर तहकीक करने वाले इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के, जिसमें साल 2018 की सूरत हाल पेश की गई है। इसकी तफसीलात हम जानेंगे वर्दा खलील से, जो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वर्दा, ये बताएं कि कितना इजाफा हुआ है वक्त के साथ और कौन से मुल्क ऐसे हैं जो अपनी फौज और असलहे पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? जी सारा, सिप्री 1988 से ये सालाना रिपोर्ट मुरतब करता आया है। बैनुल-अक़वामी दिफाई अखराजात की कम तरीन सतह 1998 में देखी गई थी। आज दुनिया इससे 76% ज़्यादा फौज और दिफाई साजो सामान पर खर्च कर रही है और 2016 से 18 के दरमियान तो मुसलसल इजाफा हुआ है। मिलिट्री अखराजात के डाटा पर मबनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया के तमाम मुल्कों ने कुल $1,822 अरब दिफा की मद में खर्च किए। ये साल 2017 के मुकाबले में 2.6% ज़्यादा है। दुनिया की आबादी 7 अरब से कुछ ज़्यादा है तो ये अखराजात औसतन $239 फीकस बनते हैं।
5 मुल्क हैं जो दुनिया भर के कुल दिफाई अखराजात के 60% के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका पहले, चीन दूसरे, सऊदी अरब तीसरे, भारत चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पर है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और चीन की जानिब से मिलिट्री अखराजात में इजाफा आलमी सतह पर दिफाई अखराजात में इजाफे का बाइस बना है। अमेरिका के अखराजात की शरह में 2010 के बाद 4.6% इजाफा हुआ। अमेरिका का दिफाई खर्च इसके बाद आने वाले 8 मुल्कों के कुल अखराजात के बराबर है। चीन के मिलिट्री बजट में इजाफे का ये मुसलसल 24वां साल है। पाकिस्तान और भारत दोनों के दिफाई अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत चौथे नंबर पर है, जिसने 2018 में मिलिट्री अखराजात में 3.1% इजाफा किया और 66.5 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में 20वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान ने 2017 की तरह 18 में भी मिलिट्री अखराजात में 11% इजाफा किया और कुल 11.4 अरब डॉलर खर्च किए। भारत अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 2.4% दिफा पर खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान 4%। डाटा के मुताबिक 2009 से 2018 तक पाकिस्तान के मिलिट्री अखराजात में 73% इजाफा देखने में आया है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वर्दा खलील ने कुछ हाईलाइट्स हमें दी कि दुनिया भर में कौन से मुल्क ड्राइव कर रहे हैं इसको और जनूबी एशिया की सूरत हाल क्या है। वर्दा, थैंक यू वेरी मच। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा देखें तो हर साल दुनिया का मजमूई दिफाई खर्च नहीं बढ़ा, क्योंकि जहां कुछ मुल्कों ने इसमें इजाफा किया वहीं कुछ ने इसमें कमी भी की, जिससे कुल अखराजात कभी बढ़े तो कभी घटे। लेकिन पिछले 2 सालों से दुनिया भर में दिफाई अखराजात क्यों बढ़े हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे सिप्री की रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर नैन थियान से। डॉक्टर थियान, वेलकम टू व्यू 360। What's driving this continuous increase in global defense spending that you have been recording for the last 2 years? So the driver for the increase in the world increase has very much been the increase in the 2 biggest spenders in the world, USA and China. The US, we've seen the first military spending increase in the last 7 years. This is mostly due to the beginning of a very costly arms procurement and nuclear modernization program, which would last for the next 30 years, costing in the region of 1.2 to 1.7 trillion US dollars. In the case of China, this was the 24th consecutive increase as it looks to increase its position in the region and also as a world superpower, military-wise. And thus, we've seen another increase in military spending roughly in relation to GDP growth. ऑलराइट। सो डॉक्टर थियान, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की, उन्होंने हमें बताया कि अमेरिका और चीन जो हैं, चूंकि ये दोनों अपने दिफाई अखराजात में बहुत इजाफा कर रहे हैं, इसी वजह से जो ग्लोबल आर्म स्पेंडिंग है वो बढ़ती भी नजर आ रही है। और अमेरिका ने 7 साल में पहली मरतबा इतना बड़ा इजाफा किया है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका एक तो जिद्दत लाना चाह रहा है अपने असलहे में, और जो प्रोक्योरमेंट है यानी और जो मजीद खरीदारी है उसको उसमें इजाफा कर रहा है, जो अमेरिका की कंपनियों से ही अमेरिकी हुकूमत असलहा खरीदती है। तो एक तो इस वजह से अमेरिका का बजट जो है वो बहुत बड़ा है। चाइना का जिस तरह वर्दा खलील ने भी जिक्र किया और डॉक्टर थियान ने भी, कि मुसलसल 24 सालों से चीन अपने दिफाई बजट में इजाफा करता आ रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन एक इलाकाई और उसके अलावा एक बैनुल-अक़वामी अस्करी ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहा है। सो डॉक्टर थियान, देन व्हेन एन ऑर्डिनरी पर्सन लुक्स एट दिस रिपोर्ट, व्हेन वी लुक एट global defense spending rising, most of us think in terms of war and peace. What is the takeaway from this report? Is the world getting safer or not, or is that not the right question to ask? I think it definitely is the right question, but the answer is very much that the world is arming itself more. It's definitely buying more weapons. It's spending more on its military in terms of its troops, its weapons. It's getting better quality weapons through, we've seen the US modernization, we've seen this in China, we've seen this in Russia. But it's very much this build-up where it's the rise of China and how the China is increasing its sphere of influence over its region in terms of Asia and Pacific and also in the world. And different countries, whereas the US or India or other countries such as Japan or the South China Sea area has seen China as an increased threat. It has risen, has provided increased tensions, and thus, in a way, countries are spending, as a reaction to each other, spending more and more. सो यहाँ पे बताते चलें कि डॉक्टर थियान का ये कहना है कि ये सवाल कि दुनिया पहले से ज़्यादा महफूज हो रही है या नहीं, ये सवाल तो दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा है। जो हकीकत वाज़ेह है इस वक्त वो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीद रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो चाइना फोकस्ड ही है, और अमेरिका और भारत और जापान भी इसी वजह से अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चीन को एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर देखते हैं जिसको बैलेंस आउट करना उनके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर थियान, वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, इफ वी लुक at the trends in the data,
Can we say that as the world increased its defense spending, conflicts also increased, especially war-like conflicts increased, or is there not a connection yet? The connection, at least from what we see, is not that clear because the largest increases are very much in China, the US, some countries in Western Europe. So that's generally where conflicts aren't happening. Of course, in the Middle East, there are tensions, but actually in this year, the Middle East spending has decreased. All right. So it's more about tensions. ओके सो डॉक्टर टियान का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट का यानी लड़ाइयों का और हथियारों में इजाफे का आपस में जो राब्ता है, आपस में जो ताल्लुक है, वो खास तौर पे जो हम पिछले कुछ सालों की सूरत हाल देखते हैं उस लिहाज से बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका और मगरबी यूरोप में जहाँ हथियार ज़्यादा ख़रीदे जा रहे हैं वहाँ पे फ़िलहाल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में जहाँ पे मुल्क अपनी जो GDP है यानी अपनी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा दिफा पे खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अरसे से अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है. डॉक्टर नैंथियान, thank you very much for your time. We really appreciate breaking down a very complex report for us. Thank you. ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में पनाह लेने को मजीद मुश्किल बनाने पर गौर करी है. सदर ट्रंप की नज़र में लोग अमेरिका में पनाह की दरख्वास्त से मुतल्लिक़ क़वाइद और ज़वाबित का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और अब वाइट हाउस ने महकमा इंसाफ को हुक्म दिया है पॉलिसियों को मजीद सख्त बनाए. तफसीलात के लिए हम चलेंगे सहर माजिद के पास. सहर, ये बताइएगा कि वाइट हाउस किस किस्म की सख्तियाँ लाना चाह रहा है? जी सारा, वाइट हाउस के मुताबिक अब असाइलम के एप्लीकेशंस दायर करने वालों को फ़ीस देनी पड़ेगी. पहले ऐसा नहीं था. इसके अलावा जब तक असाइलम की दरख्वास्तें पेंडिंग है, पनाह गुज़ीनों को काम करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी अमरीका में. नाक़दीन का ख़्याल है कि अमरीका में जो पनाह गुज़ीन आते हैं वो पहले ही गुर्बत का शिकार होते हैं और एक मामूली सी फ़ीस भी उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर सकती है. इसके अलावा वाइट हाउस ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और होमलैंड सिक्योरिटी को अगले 90 दिन में इन तब्दीलियों से मुताल्लिक़ ज़ाब्ता लागू करने का हुक्म दिया है. अच्छा, जब हम ये असाइलम के केसेस की बात करते हैं तो इनको प्रोसेस करने में काफ़ी वक्त लगता है. अब हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस का कहना है कि 6 महीनों के अंदर 180 डेज़ के अंदर किसी भी शख्स की असाइलम की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला सुना दिया जाए. तो जो कोर्ट्स हैं, जो पूरा सिस्टम इस चीज़ को हैंडल करता है, उनका क्या कहना है? सारा, इस वक्त जो है 8 लाख से ज़ायद असाइलम की दरख्वास्तें मुलतवी तातुल का शिकार हैं और जजेस इमिग्रेशन यूनियन का ख्याल है कि 6 महीने में जैसा कि डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हर केस को निपटाया जाए, लेकिन जिस तरह सहर माजिद ने कहा कि वसाइल उसके लिए जो दरकार हैं वो लगता है कि इस वक्त मौजूद नहीं है. सहर माजिद हमारे साथ ही कैपिटल हिल से. थैंक यू वेरी मच सहर. एक गैर जानिबदार अमरीकी इदारे ने पाकिस्तान और चीन समेत 16 मुल्कों को मज़हबी आज़ादी के एतबार से बदतरीन ममालिक में शुमार किया है. इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए खबरें हासिल करते हैं तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए मौजूद है, जहां आपको हमारी तमाम तर कॉन्टेंट बआसानी मिलेगी और कुछ बहुत एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट भी जो सिर्फ हम फेसबुक पेज पे ही नशर करते हैं. भारत में इस वक्त खाने पीने की अशिया की कीमतें काफ़ी कम हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तलब इस वक्त कम है और पैदावार ज़्यादा. आम आदमी इससे यकीनन खुश है, लेकिन किसान अपनी घटती हुई आमदन से बहुत परेशान है. पिछले 10 सालों के दौरान भारत में तकरीबन 15,000 किसानों की खुदकुशी के वाक़यात सामने आए. 2016 के बाद से हुकूमत ये आदाद व शुमार अवाम के सामने नहीं ला रही, लेकिन ये मामला इतनी अहमियत और इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि भारत के इंतखाबात में भी अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है. दिल्ली से रितुल जोशी की रिपोर्ट. लाल सिंह दिल्ली में ड्राइवर की खानदानी पेशा खेती बाड़ी है. दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर इनकी छोटी सी जमीन है. कुछ जमीन ये किराए पर भी लेते हैं, लेकिन खानदान की जरूरतें इस खेती बाड़ी से पूरी नहीं होती. 1 बीघे जमीन में 8 मन या 7 मन होता है. अब हम 4 आदमी हैं, 2 बच्चे भी हैं, मियाँ बाप भी रहते हैं, तो बच्चे इनकी भी फीस जमा करता हूँ मैं, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, और हारी बीमारी भी आदमी पड़ ही जाता. अब जानवर बीमार पड़ जाता हो तो वो भी करना, तो इस वजह से हमें दिल्ली भागना पड़ता. हर साल पूरे मुल्क में लाल सिंह जैसे कई छोटे किसान मजबूरन शहर आकर छोटी मोटी नौकरी या मजदूरी करते हैं. भारत में 86% यानी तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों के पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है. अगर मार्केट में भी जाते हैं तो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते हैं. पहले तो मार्केट जाना ही उसका मुश्किल है, क्योंकि इतना कम प्रोड्यूस है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है. खुशक साली और सैलाब जैसी कुदरती परेशानियों की मार छोटे बड़े सभी किसान हमेशा झेलते ही थे, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल से ज्यादा पैदावार भी उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है. पैदावार बढ़ गई है, लेकिन कीमतें मुकामी और बैनुल
عوامی سطح پر بہت نیچے آ گئی ہیں. اس سے کسانوں کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آمدن کو بھی نقصان پہنچا ہے. بھارت میں کسانوں کی پیداوار کی قیمتیں کئی سالوں کی کم ترین سطح پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھارت کا کسان اس سے پہلے کبھی پریشان نہ رہا ہو. مختلف ریاستوں میں انتخابی مدعا کسان پہلے بھی کئی بار بنے ہیں، لیکن یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ پورے ملک کے کسان اور ان کی دقتیں ایک نیشنل ایشو بن کر سامنے آ گئی ہیں. بی جے پی حکومت نے انتخاب سے عین پہلے چھوٹے کسانوں کو سالانہ 6,000 روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا اور اپنے منشور میں 1 لاکھ تک کا قرض 5 سال تک بنا سود دینے کا وعدہ کیا. ادھر کانگریس نے بھی کسانوں کے لیے الگ بجٹ لانے اور قرض نہ چکانے پر کرمنل کیس نہ چلانے جیسے وعدے کیے ہیں. 40% فارمرز ان انڈیا ڈو ٹیننسی فارمنگ، جو کرائے پہ زمین لے کے دوسرے گھر میں کام کرتے ہیں. ان کا کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے، تو لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے تو ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا. ماہرین مانتے ہیں بھارت میں کسان کی حالت تبھی سدھر سکتی ہے جب حکومتیں مقبولیت کے لیے اپنائی گئی پالیسیز کو چھوڑ کر طویل مدتی اصلاحات پر زور دیں. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. اور اب پاکستان، جہاں مدارس میں اصلاحات سے متعلق بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن مدارس کی انتظامیہ اور وفاقی حکومت ایک صفحے پہ نظر نہیں آتی. مدارس کو خدشہ ہے کہ اصلاحات کے ذریعے حکومت ان کی آزادی سلب کر لے گی، لیکن ماضی کی کئی حکومتیں اس معاملے پر پارلیمان کے اندر اور باہر اتفاق رائے حاصل کرنے میں کچھ ناکام نظر آئی ہیں. لیکن مدارس بھی تمام تر ایک برابر نہیں ہیں. آج ایجوکیشن سیگمنٹ میں چلتے ہیں خیبر پختونخوا میں قائم جامعہ عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج، جو عام مدارس سے بہت مختلف. سے نوشہرہ جاتے ہوئے ایک بورڈ پر جامعہ عثمانیہ لکھے دیکھا. مین گیٹ میں داخل ہوا تو چونک سا گیا، کیونکہ یہ عمارت کسی مدرسے کی نہیں بلکہ کسی کالج یا یونیورسٹی کی معلوم ہوئی. مزید جاننے پر معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ ہونے کے ساتھ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج بھی ہے. اسامہ عبید اس مدرسے میں داخلہ لینے اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں. اسامہ کے والد خود پشاور کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں عالم بنوں، اور میری اپنی خواہش یہ تھی کہ میں وکیل بنوں. ادھر داخلہ لے کر میں وکیل بھی بن جاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن جاؤں گا. یہاں 8 سالہ کورس میں داخلہ لینے کے لیے جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک قرار دی گئی ہے. جس طرح ایک بچہ اکنامکس میں بی ایس کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پورا اکنامکس ہی پڑھتا ہے. ایک بچہ جو ایم بی بی ایس بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایم بی ایس کی مضامین پڑھے گا. ایک انجینئر بنتا تو درس نظامی بھی اس طرح ایک اسپیشلائزیشن کا کورس ہے. اس کے ساتھ یہاں انٹر اور بیچلر کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، جبکہ انگلش، عربی اور کمپیوٹر کا نصاب بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے. وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مطابق اس وقت ملک میں 19,000 سے زائد مدارس فعال ہیں، جن میں 16 لاکھ سے زائد طلبہ اور 8 لاکھ سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مسالک کے مدارس بھی بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں. رہی یہ بات کہ ہر مدرسے کے اندر پھر عصری علوم کیوں نہیں پڑھائے جاتے، وہاں پر انگلش کیوں نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پر سائنس کیوں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں پر مطالعہ پاکستان کیوں نہیں ہے، وہاں پر دوسری چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدارس اس بات کی ضرورت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن مدارس کے پاس ان سب چیزوں کے لیے وسائل نہیں ہیں. پاکستان میں مختلف مسالک کے مدارس میں مختلف نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جس کے باعث ان اداروں کے طلبہ کی دینی سمجھ بوجھ اور دنیاوی نقطہ نظر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں. حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں ایک جیسا نصاب متعارف کرایا جائے، مگر ہر تعلیمی ادارے کو جامعہ عثمانیہ کی طرح اعلیٰ معیار کے وسائل تک رسائی شاید تب بھی ممکن نہ ہو. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، نوشہرہ. اور آج آخر میں ملتے ہیں پاکستان کے سیاحت کرنے والے آسٹریلین ٹم بلائٹ سے، جو پاکستان کے اندر اور باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے اپنا تیسرا ٹریول گائیڈ لکھ رہے ہیں. زندگی میں بہت لوگ بیسکلی ہیپینس ڈھونڈ رہے ہیں اینڈ a lot of people don't find it، نہیں ملتا ہے. اور مجھے ملا پاکستان میں، پتہ نہیں شاید موسم ہے، شاید کھانا ہے، شاید دوست ہے، شاید پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں ہے. پاکستان میں بہت چیز فوٹوگرافی کے لیے ہے. بہت خوبصورت پہاڑ ہے، صحرا ہے، شہر ہے، بہت چیز ہے پاکستان میں. نارتھن ایریاز بہت پوٹینشیل ہے، لیکن بہت لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں.
Southern Punjab, Sindh, Baluchistan, foreign tourism के लिए बहुत नई चीज़ है मेरा ख्याल है. Even Pakistani tourism, local tourism के लिए last आखिरी travel guide for Pakistan went out of print in 2013. तो मैंने compile किया 2015 में पहली edition publish हुई. तो 2017 मैंने दूसरी एडिशन पब्लिश हुई किसे लिख रहा हूँ आजकल. तो I try to update every 2 years. मैं जानता हूँ पाकिस्तानी tourism authorities can do more. It's not to say that they're doing nothing, but they can do more. I think that there are certain complications for foreign visitors that simply don't exist in many other countries. टिम ब्लाइट बात कर रहे थे हमारे साथी जमशेद रिजवानी से, और उनकी उर्दू मेरे बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन दोस्तों से ज़्यादा अच्छी है. इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360. कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.